मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल, उसमें हमने खजुराहो के विषय में अध्ययन किया और चूँकि खजुराहो एक मंदिर था तो उसको समझाने के बाद मैंने आपको मंदिर स्थापत्य कला के विषय में जो मंदिर की जो 3 शैलियाँ होती हैं मंदिर बनाने की, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत ही जो है आज हम लोग भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, एक बार मैंने आपको क्या बताया था कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक और पुरातात्विक। ये मैंने आपको शुरुआती वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब प्राकृतिक में कुछ भी हो सकता है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है ना। धार्मिक में चित्रकूट, उज्जैन, ये जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं ये हो सकते हैं। ऐतिहासिक में ग्वालियर किला है, खजुराहो है, मांडू है, सांची है। इसके अलावा पुरातात्विक में भीमबेटका, आदमगढ़, सारो मारो, आपचंद, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, हमको उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं जिसको यूनेस्को ने मान्यता देकर रखा है हमारे यहाँ। तो एक तो खजुराहो है जिसको 1986 में मान्यता दी गई। तो हमने इसका अध्ययन जो है पहले ही वीडियो में किया और बड़े विस्तार से हमने इसके दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह को हमने पढ़ा और बहुत सारे हमने मंदिरों को भी देखा। हमने कंदरिया महादेव मंदिर को देखा जो कि पश्चिमी समूह का हिस्सा है और सबसे बड़ा जो है मंदिर है खजुराहो में। उसके अलावा सांची का जो स्तूप है इसको 1990 में 1989 में जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा भीमबेटका को वर्ष 2003 में शामिल किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो विश्व विरासत स्थल हैं उनकी संख्या 3 है, जिसमें से हम खजुराहो का अध्ययन कर चुके हैं जो कि 1986 में इसको यूनेस्को से मान्यता मिली थी, मतलब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका का थोड़ा इतिहास जान लें, है क्या चीज़ ये। स्थान देखो, इसका नाम है, मतलब कौन से स्थान में है, ये है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, वहाँ पर भीमबेटका नाम का ये स्थान है, ठीक है। और भीमबेटका मतलब ये जगह है, ठीक। नवपाषाण काल से संबंधित है ये जो स्थान है भीमबेटका, ये नवपाषाण काल से संबंधित है और साथ ही पूरा पाषाण काल से भी संबंधित है। कहीं कहीं इसको पूरा पाषाण काल देता है, कहीं कहीं इसको नवपाषाण काल। लेकिन आप इसको क्या मानेंगे? पूरा पाषाण काल ही मानिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो किताबें हैं वो पूरा पाषाण काल ही मानती हैं, ठीक है। पूरा पाषाण मतलब होता है पत्थर, पूरा मतलब प्राचीन। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा गुफा समूह है, ठीक है। गुफा को अंग्रेजी में क्यों कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा गुफा समूह है। 1957-58 में विष्णु वाकणकर जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। 1957-58 में विष्णु वाकणकर जी ने इसकी खोज की थी। उसके अलावा आदि मानव या आदिम चित्रकला या आदिम शैल चित्र जो हैं ये हमको भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। असल में ये गुफा समूह है जहाँ पर चूँकि आदि मानव जब अपनी शुरुआती स्टेज में था तो उसके पास में कोई अपनी भाषा नहीं थी, तो वो अपने भावनाओं को चित्रों के माध्यम से उजागर करता था और वो चित्र जो है हमको भीमबेटका में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2003 में इसको विश्व विरासत स्थल या विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें रही। अब एक नाम इसका ये भी मिलता है भीमबेटका। भीम जो थे 5 पांडवों में से मंझले भाई थे, महाभारत काल से संबंधित व्यक्तित्व है ये। तो भीम की अक्सर जो बैठकें हुआ करती थी जिस गुफा में, उसका नाम ही रख दिया गया भीमबेटका, यानी जहाँ भीम की बैठक होती है उसका नाम ही भीमबेटका रख दिया गया, ऐसी मान्यता है, ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सांची का स्तूप। अब सांची के बहुत सारे प्राचीन नाम हैं, कहीं कहीं काकनाद मिलता है, कहीं कहीं काकनावोट मिलता है, कहीं बेसितगिरी मिल जाता है, कहीं चेतियागिरी मिल जाता है। अलग अलग इसके जो है नाम हमको देखने को मिलते हैं सांची के। अब जो सांची का स्तूप है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, हालांकि ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो, सांची
और भीमबेटका, ये तीनों के तीनों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया है। अब थोड़ा स्थान देख लेते हैं कि सांची एक्चुअल में है कहाँ पे। ये स्थान है रायसेन। जैसे भीमबेटका रायसेन में था उसी तरीके से सांची भी रायसेन में ही है। निर्माण इसका अशोक द्वारा करवाया गया था 3री शताब्दी में। स्तूप में तोरण निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि तोरण क्या होता है। फिलहाल इस पॉइंट को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि स्तूप में तोरण निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इसकी खोज जो थी 1818 में एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल टेरर, उन्होंने किया था। और 1989 में मतलब 1990 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हालांकि ये बात बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, ऐसा नामुमकिन है, लेकिन सांची में हमको 3 स्तूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो 3 स्तूप दिखाता। 84,000 स्तूप एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है ये। स्तूप में महामोदग्लायन एवं सारीपुत्र की अस्थियां रखी हुई। इससे पहले कि आप चीज़ों को थोड़ा समझें, मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर की ओर ले जाता हूं और मैं आपको इसका एक रंगीन पिक्चर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये एक चबूतरा है। इस चबूतरा के ऊपर एक पूरा अंडानुमा संरचना बनाई जाती है। मतलब ये कहीं से पोला नहीं होता, ये बिल्कुल एकदम पैक होता है। मतलब स्तूप का मतलब होता है ढेर, स्तूप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, और ये जो स्तूप बनाने की जो परंपरा है ये मध्यकाल में जनजाति समाज से हमको देखने को मिलती है। उस समय क्या होता था कि अगर जनजाति समाज का कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी याद में एक छोटा सा मिट्टी का ऐसा ढेर बना दिया जाता था और वहीं से ये एक चबूतरा जैसी संरचना बनाई जाती थी और वहीं से इस आइडिया को चुराया गया। मतलब वहीं से इंस्पायर हुआ गया, वहीं से प्रेरणा मिलती है हमको। ठीक है, चुराया गया नहीं बोल सकते, प्रेरणा हमको वहाँ से मिली है। तो स्तूप क्या होता है कि ये जो स्तूप आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति जो मर जाता था तो उसको यहाँ पर क्या किया जाता था, उसको दफना दिया जाता था। उसके ऊपर ये पूरा अंडानुमा संरचना को ईंटों के जरिए पूरा उसको खड़ा किया जाता था। इसको हम अंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अंड है। अभी मैं आपको उसका रंगीन पिक्चर भी दिखाऊंगा। ये हो गया आपका अंड और इस अंड के ऊपर एक समतल भाग पर एक ऐसी संरचना बनाई जाती थी जिसको हर्मिका कहा जाता था। और हर्मिका में होता था हड्डी अवशेष स्थल। मतलब यहाँ पे क्या पाए जाते थे, जो भी संबंधित व्यक्ति होता था उसके हड्डी संबंधित अवशेष यहाँ पर हमको पाए जाते हैं, मिलते हैं। कहाँ पर, इस अंड का जो ऊपरी समतल भाग होता है वहाँ पे इस संरचना का निर्माण किया जाता है और इस संरचना के अंदर उस मृत व्यक्ति के हड्डी अवशेष स्थल को ही हम हर्मिका कहते हैं। और इस हर्मिका से एक ऊपर डंडी निकलती है जिसको हम यष्टि कहते हैं और इस यष्टि में 3 छतरी लगी होती हैं जिसको हम लोग छत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं। और याद रखिएगा, और हर्मिका के अंदर जो हड्डी रखी जाती थी वो अक्सर सोने और चांदी के डिब्बे में रखी जाती थी, याद रखिएगा। और ये पूरा का पूरा जो गुंबद दिख रहा है इसको हम लोग अंड कहते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक एक, आप समझ लो उल्टा कटोरा समझ लो, उस टाइप की संरचना है। ये आधा अंडा या अर्ध गुंबदाकार संरचना है और ये कहीं से लेकर कहीं तक पोली नहीं होती। पूरी ये जो जगह होती है ये कैसी होती है, एकदम पैक होती है, याद रखिएगा। और इस गुंबद के चारों ओर क्या बनाया जाता है, वेदिका या रेलिंग का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, वेदिका रेलिंग का निर्माण किया जाता है इसके चारों ओर। ठीक है, इसको ढकने के लिए बाउंड्री वॉल समझ लो। तो वेदिका और रेलिंग, इसी को हम कहीं कहीं कहते हैं वेस्टिनी। या तो इसको वेदिका कह लो, या तो रेलिंग कह लो, या तो वेस्टिनी कह लो, या तो बाउंड्री वॉल कह लो, सारी चीज़ें एक ही है। तो जो निचले जो बाउंड्री वॉल वाला जो स्थान था उसको हम वेदिका कहते हैं। और वेदिका काय का काम करती थी, एक प्रकार से प्रदक्षिणा पथ का काम करती थी। मतलब आजू बाजू घूमने के लिए हमको एक स्थान, सेफ स्थान हमको प्रोवाइड करती थी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेदिका या रेलिंग। और यहाँ पर इस स्तूप में प्रवेश करने के लिए जो द्वार होता है उसको तोरण द्वार या प्रवेश द्वार या तोरण प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये द्वार हो गया। अभी मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, ये एक पिक्चर आपको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये सांची का स्तूप है। ये पूरी की पूरी एक संरचना है जिसको हम लोग अंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड, क्योंकि अंडे के आकार का है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि
इसको हर्मिका कहते हैं। और इसी में जो है हड्डी अवशेष रखे जाते थे, मतलब किसके, जो भी बौद्ध धर्म के संबंधित व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व थे उनके। और काय के अंदर रखे जाते थे, सोने या चांदी के डिब्बे के अंदर, ठीक है। और नीचे देखेंगे आपको वेदिका या रेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है भक्त लोग या जो सैलानी आते हैं या पर्यटन यात्री आते हैं, वो यहाँ इसके आजू बाजू घूम के मस्त आनंद लेते हैं। और यहाँ से अंदर घुसने के बाद ये आपको तोरण द्वार दिख रहा है। तोरण द्वार ये मेन प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंटर करोगे, फिर यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाओगे, फिर यहाँ आजू बाजू फिर घूमोगे, ये आपको मेधी दिख रही है। तो ये नीचे की बाउंड्री, ये ऊपर की बाउंड्री, ऊपर की बाउंड्री मेधी, नीचे की बाउंड्री रेलिंग। आप यहाँ भी घूमो, यहाँ भी घूमो, घूमते रहो बढ़िया और आनंद लेते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से सांची का स्तूप है, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बता दिया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक संरचना है, ठीक है। ऊपर ये छत्र हैं, 1 छत्र, 2 छत्र, 3 छत्र आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 3 छत्र का मतलब ये है कि ये श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है। मतलब जो 3 छतरी पाई जा रही हैं वो श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है, ठीक है। तो स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे महामोदग्लायन और सारीपुत्र की अस्थियां हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो सांची के 3 स्तूप हैं, सांची में मुख्यतः 3 स्तूप पाए जाते हैं। एक महास्तूप है और बाकी के 2 अन्य स्तूप हैं। अभी हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान हर्मिका कहलाता है। हर स्तूप में एक छोटा सा कक्ष बनाया जाता है। कैसा कक्ष बनाया जाता है? छोटा सा कक्ष बनाया जाता है, जहाँ बौद्धों और बौद्ध भिक्षुओं एवं संतों की पार्थिव शरीरों का रखा जाता है। मतलब उनके शवों को वहाँ पर रखा जाता है और उसके ऊपर ही पूरा एक गुंबदनुमा संरचना को खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो स्तूप बनता है, ये स्तूप जो बना हुआ है पूरा ईंट और पत्थर से बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो सांची के स्तूप में जो है, सांची में 3 स्तूप पाए जाते हैं। जो महास्तूप है इसमें गौतम बुद्ध के धातु स्तूप मिलते हैं, मतलब धातु अवशेष। मतलब धातु अवशेष कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध के जीवन काल से जितने भी सामग्री जुड़ी हुई हैं वो सब कहाँ आपको मिलेगी? महास्तूप, जो कि कहाँ पर है? आपके सांची में, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो पूर्वी स्तूप है ये बहुत छोटा स्तूप है। इसके अलावा जो पश्चिमी स्तूप है ये भी एक छोटा स्तूप है। इसमें गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां मिलती हैं। कौन कौन से 2 शिष्य, जिनका नाम अभी हमने पहले पढ़े? महामोदग्लायन और सारीपुत्र, ठीक है। सांची स्तूप का तोरण द्वार, प्रवेश द्वार किसने बनवाया? सातवाहन शासकों ने बनवाया था। किसने बनाया था? सातवाहन शासकों ने। और तोरण द्वार में साल भंजिका की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आप तोरण द्वार को देखोगे तो आपको साल भंजिकाएं, मतलब स्त्री देवी की मूर्ति आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। और जो नीचे की रेलिंग बनी है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से संबंधित पिक्चरों को या चित्रों को उकेरा गया है, ठीक है। लिखा हुआ है तोरण द्वार में जातक कथाओं से संबंधित चित्र बने। और साथ ही साथ जो नीचे की जो रेलिंग है जिसको हम वेदिका कहते हैं, उस पर भी ये चित्र बने आपको मिल जाएंगे अगर आप कभी सांची घूमने जाओ तो। सांची में महाबोधि महोत्सव मनाया जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में ही है, जो 2012 में बनकर तैयार हुआ था। सांची को मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। वेदिका रेलिंग का निर्माण सुंगों के शासनकाल में हुआ। इससे पहले कोई वेदिका रेलिंग नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब से ये सुंग लोग आए, इन्होंने काय का निर्माण करा दिया, वेदिका का या रेलिंग का निर्माण कराया। और एक बहुत खास पॉइंट, 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके हाथ में 200 का नोट आ जाए तो आप सबसे पहले देखिएगा कि उसमें सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि संभावित सूची है। इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा आपको भेड़ाघाट देखने को मिलेगा, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, देन भेड़ाघाट, ये दोनों चीज़ें भविष्य में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कार्बन लैंडस्केप, ये भी यूनेस्को ही वो करता है, अर्बन लैंडस्केप, मतलब 2 शहर ऐसे हैं जिनको अर्बन लैंडस्केप जो है
घोषित किया गया है, एक तो ग्वालियर है और दूसरा है ओरछा। एक ग्वालियर और दूसरा ओरछा। तो ये दोनों के दोनों ऐसे शहर हैं जिनको क्या में शामिल किया गया है, अर्बन लैंडस्केप में शामिल किया गया है। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर, इसमें 3 स्थलों को शामिल किया गया है। इसका ट्रिक है पचम पन्ना, पच से पचमढ़ी, अम से अमरकंटक और पन्ना से पन्ना। तो 1999 में पचमढ़ी को क्या बनाया गया, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना। अमरकंटक 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बना और 2011 में जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बना। और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया, 2009 में पचमढ़ी को। अमरकंटक को यूनेस्को ने कब शामिल किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 2012 में। इसके अलावा पन्ना को कब शामिल किया इन्होंने, 2020 में शामिल किया। इसके अलावा कुछ आर्द्र भूमि भी हैं हमारे यहाँ, हालांकि एक ही आर्द्र भूमि है जिसको यूनेस्को ने जो है अपने इसमें शामिल किया है। और ये आर्द्र भूमि, हालांकि जो आर्द्र भूमि होती है ये रामसर समझौते के तहत दिया जाता है इसको, इसमें यूनेस्को का कोई हाथ नहीं होता। इसमें जो है रामसर समझौता जो कि 1972 में ईरान में हुआ था, वहाँ से ये संबंधित है। और ये आर्द्र भूमि को वेटलैंड भी कहा जाता है या नम भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है ना। कभी विस्तार से बात करेंगे कि आर्द्र भूमि क्षेत्र या नम भूमि क्षेत्र क्या होता है, या वेटलैंड क्या होता है, या रामसर स्थल क्या है। तो मध्य प्रदेश में एक ही स्थल है जिसको आर्द्र भूमि या रामसर स्थल में लिया गया है, वो है भोज झील, जिसको वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के बीच में आज लेके आया। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, क्योंकि उसी से ही हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर कोई कमी हो तो उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।